हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं स्विट्ज़रलैंड में संघीय सरकार, फेडरल गवर्नमेंट इन स्विट्ज़रलैंड। इसके पहले हमने संघीय संसद की चर्चा करी थी, संघीय व्यवस्थापिका की चर्चा करी थी, है ना। और आज हम देखते हैं कि स्विट्ज़रलैंड में संघीय सरकार क्या है। हम उसका थोड़ा सा परिचय मैं आपको देना चाहूँगी कि स्विट्ज़रलैंड का जो नवीन संविधान है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि 1998 में इसका निर्माण हुआ था और इसको लागू कब किया गया था? 18 अप्रैल 1999 में इसको लागू किया था। और जो पुराना संविधान था 1948 में जो निर्मित किया गया था, उस संविधान के अंदर दो मुख्य विशेषताएं थी। पहली विशेषता थी बहु कार्यपालिका तथा दूसरी थी संसदात्मक व अध्यक्षात्मक जो व्यवस्थाएं थी उनका समन्वय। हमें ये जानते ही हम कि भारत और ब्रिटेन के अंदर संसदात्मक शासन व्यवस्था है और अमेरिका के अंदर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड की क्या विशेषता रही है कि वहाँ पर संसदात्मक व अध्यक्षात्मक दोनों प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का समन्वय हमको देखने को मिलता है। देखिए, 1948 में जो लागू किया गया था संविधान में कार्यपालिका को, तो उसको संघीय परिषद का नाम दिया था और वर्तमान संविधान में कार्यपालिका को संघीय सरकार का नाम दिया गया है ना। कि 1948 में लागू किए गए संविधान में जो कार्यपालिका है उसको क्या नाम दिया था? संघीय परिषद। और जो 99 में जो लागू हुआ संविधान, उसमें उसका क्या नाम है? संघीय सरकार। तो संघीय सरकार का मूल स्वरूप वही है जो पहले संघीय परिषद का था, ठीक है ना। और 99 के जो संविधान है उसके अंदर भी यही विशेषता है जो 1948 के संविधान में थी। देखिए, इसी के साथ हम देखते हैं तो स्विस संविधान के द्वारा जिस प्रकार की कार्यपालिका की व्यवस्था की गई है वह अपने आप में एक वर्ग है। इसके संगठन और शक्तियों का ही नहीं वरन विधानमंडल के साथ इसका जो संबंध है उसका भी कोई भी उदाहरण हमको देखने को नहीं मिलता है। ऐसा समझा जाता है कि एक निश्चित नेतृत्व के अंतर्गत ही कार्यपालिका शासन संचालन का जो कार्य है बहुत कुशलतापूर्वक करती है और इसीलिए कार्यपालिका का संगठन की दृष्टि से एकल होनी चाहिए। लेकिन स्विस में क्या है? स्विट्ज़रलैंड में कैसी कार्यपालिका है? वहाँ बहुल कार्यपालिका है और सामान्य धारणा के विपरीत इसके द्वारा सफलतापूर्वक कार्य किया जाता है। और इसी प्रकार सामान्य धारणा के अनुसार कार्यपालिका या तो संस्थात्मक हो सकती है और या फिर कैसी हो सकती है? अध्यक्षात्मक। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में क्या है? इन दोनों में से किसी एक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, बल्कि दोनों का समन्वय है, मिश्रण है। तो स्विस कार्यपालिका के अंतर्गत इन दोनों ही शासन व्यवस्थाओं के गुणों को ग्रहण करने का प्रयत्न किया गया है और इस लक्षणों के आधार पर ही स्ट्रॉन्ग कहते हैं कि यह विश्व की वैधानिक पद्धतियों में सर्वाधिक अनुपम पद्धति है। यह एक ऐसी संस्था है जिसका अध्ययन करना सभी संस्थाओं में महत्वपूर्ण है। हम स्विट्ज़रलैंड के संविधान का अध्ययन क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी एक अनोखी, एक अनुपम विशेषताएं हमको देखने को मिलती है। हम देखते हैं संघीय सरकार की रचना या कंपोजिशन। देखिए, नवीन संविधान के जो अनुच्छेद है 174 से 187 तक संघीय सरकार की रचना, उसके कार्य तथा शक्तियाँ, व्यवस्थापिका के साथ उसके संबंध, इन सब का उल्लेख किया गया है कि कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक? 174 से 187 तक। 174 जो अनुच्छेद है उसमें तो ये कहा भी गया है कि संघीय सरकार स्विस परिसंघ की उच्चतम शासकीय और कार्यपालिका सत्ता है। और अनुच्छेद जो 175 है उसमें ये कहा गया है कि संघीय सरकार में 7 सदस्य होंगे। जो बहुल कार्यपालिका है कितने सदस्य होंगे? 7 सदस्य होंगे। और संघीय सरकार के इन 7 सदस्यों का निर्वाचन संघीय संसद के जो दोनों सदन हैं वो संयुक्त रूप से करेंगे। अब वो नए सदन का नाम क्या? प्रतिनिधि सभा और सीनेट, है ना, उनके द्वारा किया जाएगा। तो स्विट्ज़रलैंड जैसे प्रबल प्रजातंत्रीय भावना वाले देश में कार्यपालिका के निर्माण के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाना अनुचित प्रतीत होता है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए प्रसिद्ध है ना। लेकिन ऐसा क्यों है? उसकी भी कुछ विशेष लक्षण हैं, कुछ कारण हैं जिसकी वजह से इसके अंदर अप्रत्यक्ष निर्वाचन रखा गया है। क्या कारण हो सकते हैं? देखिए कि पहला कारण तो ये कह सकते हैं हम कि स्विस संघीय संसद के सदस्य जनता के इतने अधिक संपर्क में रहते हैं कि स्विस जनता संघीय संसद के जो सदस्यों के द्वारा किए गए निर्वाचन को क्या मानती है? जनता द्वारा किया गया निर्वाचन ही मानती है। वो सोचती है कि हमने ही इसको किया है। और इसके अतिरिक्त संविधान निर्माता संघीय सरकार के चुनाव को राजनीतिक दलबंदी से अलग रखना चाहते थे। ये इनकी दूसरी है कि वे इसको राजनीतिक दलबंदी से अलग रखना चाहते थे। और उनकी क्या इच्छा थी कि पर्याप्त राजनीतिक ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्ति ही संघीय सरकार के अंदर चुने जाएं। इसलिए भी उनके द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के स्थान पर क्या रखा गया? अप्रत्यक्ष निर्वाचन।
दोनों चीज़ें समझ में आ गई ना आपको, कि पहले तो क्या है कि जनता समझती यही है कि हम तो डायरेक्ट हम यही काम कर रहे हैं, हम ही चुन रहे हैं, है ना। और दूसरा उन्होंने क्या कहा है कि भाई वह एक अनुभव वाले, राजनीतिक ज्ञान वाले व्यक्ति को उसके अंदर लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अप्रत्यक्ष जो है वह अपनाया। योग्यता जहाँ का प्रश्न है जहाँ तक, तो आप ये देखिए कि संविधान में कोई निश्चित नहीं किया है, ये किया है कि कोई भी शीर्ष नागरिक जो प्रतिनिधि सभा का सदस्य चुने जाने के योग्य है वही संघीय सरकार का सदस्य भी चुना जा सकता है। और इस संबंध में आर्टिकल जो है 175 उसमें कहा भी गया है कि विभिन्न भौगोलिक और भाषाई क्षेत्रों को संघीय सरकार में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, है ना। इसके पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि इस बात के अतिरिक्त संघीय सरकार में निर्माण में 2 महत्वपूर्ण परंपराएं भी स्थापित हुई, है ना। इसके अंदर कुछ परंपराएं भी स्थापित हो गई थी। पहली परंपरा तो क्या है कि स्विट्जरलैंड के 2 सबसे बड़े प्रमुख कैंटन कौन कौन से हैं, बर्न और ज्यूरिच, आपको याद आया ना, का संघीय सरकार में सदैव ही प्रतिनिधित्व रहता है और वह विशेष स्थिति फ्रेंच भाषाभाषी कैंट वाउद को भी प्राप्त है। दूसरी परंपरा क्या है कि संघीय सरकार में 4 जर्मन भाषाभाषी, 2 फ्रेंच भाषाभाषी, 1 इटालियन भाषाभाषी, ये तो होते ही हैं। और इस व्यवस्था के संबंध में जॉन ब्राउन क्या कहते हैं कि जॉन ब्राउन का कहना है कि इस तरह संतोषजनक क्षेत्रीय तथा भाषाई वितरण का आश्वासन दिया गया है और इसके अतिरिक्त सामान्यतः संघीय सरकार में सभी दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। देखिए, साधारणतः संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद से ही लिए जाते हैं, निर्वाचित होते हैं। वे संघीय सदस्य की सदस्यता से त्यागपत्र दे देते हैं। दोनों सदनों के सदस्य नहीं रह सकते, वो या तो संघीय संसद के ही रहेंगे या संघीय सरकार के ही रहेंगे। अगर वो संघीय सरकार में चुन लिए जाते हैं तो त्यागपत्र देते हैं और संघीय सरकार के सदस्य न तो कैंटन के अधीन कोई पद धारण कर सकते हैं और न ही किसी प्रकार का कोई व्यवसाय करने की उनको, मतलब कोई भी लाभ का पद और इस तरह के व्यवसाय करने की उनको इजाज़त नहीं होती। इसी के साथ कार्यकाल की बात हम करते हैं तो संघीय सरकार का कार्यकाल 4 वर्ष निश्चित किया गया है, लेकिन फिर भी यह प्रतिनिधि सभा का जो कार्यकाल है उस पर निर्भर करता है, ठीक है ना। यदि सऊदी से पूर्व, है ना, मतलब जो अवधि है उससे पहले भी, सऊदी मीन्स मेरे कहने का मतलब है अवधि से पूर्व यदि संघीय संसद भी हो जाए, भंग हो जाए संघीय संसद, तो नवीन निर्वाचन के बाद संघीय संसद के दोनों सदन अपने संयुक्त अधिवेशन में एक नई संघीय सरकार को चुनते हैं, ठीक है ना भाई। यदि इस अवधि से पूर्व भी स्विट्जरलैंड की जो संघीय संसद है वो भंग हो जाए तो क्या होता है कि नवीन निर्वाचन के बाद संघीय संसद के दोनों सदन अपने संयुक्त अधिवेशन में नई संघीय सरकार को चुनते हैं। देखिए कैसे होता है इनका, मृत्यु है, त्यागपत्र है या अन्य किसी कारण से यदि 4 वर्ष की अवधि के पहले ही संघीय सरकार का कोई स्थान रिक्त हो जाता है तो संघीय संसद अपने अधिवेशन में शेष अवधि के लिए किसी नए व्यक्ति का चुनाव कर सकती है, ठीक है ना। तो संसद के दोनों सदन अपनी एक संयुक्त बैठक करते हैं और संघीय सरकार के सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का भी चुनाव करते हैं। देखिए, इनमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी होता है। कैसे होता है कि संसद के दोनों सदन एक बैठक करेंगे और उसमें फिर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का 1 वर्ष के लिए चुनाव करते हैं और संघीय सरकार का जो अध्यक्ष है यही स्विस राजमंडल का क्या कहलाता है, राष्ट्रपति कहलाता है। वह लगातार 2 वर्ष के लिए अध्यक्ष नहीं चुना जा सकता, यद्यपि वह 1 से अधिक बार अध्यक्ष चुना जा सकता है। एक व्यक्ति को 2 साल लगातार के लिए नहीं चुन सकते। हाँ, ये हो सकता है 1 वर्ष चुनने के बाद अगर वो व्यक्ति वापस चुनाव लड़ता है तो दूसरी बार भी उसको अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जैसे हर मूलर 3 बार अध्यक्ष रहे, इसी प्रकार फिलिप पेटर भी 4 बार रहे, मिस्टर मोटा 5 बार राज्यमंडल के अध्यक्ष रहे। तो और अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जो नियम होता है उसके अंदर क्या होता है कि ज्येष्ठता का नियम काम करता है और यह चेष्टा यही की जाती है कि क्रम से सभी सदस्यों को अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष बनने का जो है मौका मिल जाए। जो 7 सदस्य चुने जाते हैं ना उनमें क्रम से मिल जाए और यह परंपरा स्थापित हो गई है। उपाध्यक्ष को अगले वर्ष अध्यक्ष चुन लिया जाता है। उपाध्यक्ष अन्य सदस्यों में भांति एक विभाग का प्रमुख होता है और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष या राष्ट्रपति पद का क्या करता है, कार्य करता है। और अध्यक्ष को अगले वर्ष उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित नहीं, उपाध्यक्ष तो अध्यक्ष बन सकता है लेकिन अध्यक्ष वापस उपाध्यक्ष नहीं बन सकता। तो इस प्रकार से इनका क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। अब देखते हैं हम कि राष्ट्रपति के अधिकार और कार्य हैं क्या। स्विस राजमंडल के राष्ट्रपति का पद भी संघीय सरकार की भांति बहुत ही अनुपम अनोखा है और वह स्विस नागरिकों की गहरी प्रजातंत्रीय और गणतंत्रीय भावना का क्या है, प्रतीक, कि उनकी प्रजातंत्र के अंदर कितनी रुचि है। अपनी गहरी प्रजातंत्रीय भावना के कारण ही उसके द्वारा कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति को प्रदान नहीं की जाती बल्कि किसको प्रदान की जाती है, एक समिति को प्रदान की जाती है और वह समिति के अध्यक्ष
अर्थात वो कौन होता है समिति का? राज्यमंडल के राष्ट्रपति को किसी भी रूप में उच्च स्थिति प्राप्त नहीं, सबको समान स्थिति प्राप्त होती है, भले वो राष्ट्रपति हो, भले एक सदस्य हो, कि 1 वर्ष के लिए चुना गया है। तो लॉवेल के अनुसार, है ना, क्या कहते हैं लॉवेल कि ये साधारण रूप से राष्ट्र की कार्यपालिका समिति का अध्यक्ष होता है और इस कारण वह जानने का प्रयत्न करता है उसके साथी क्या कर रहे हैं, और वह राज्य के नाम मात्र के अध्यक्ष के औपचारिक कर्तव्यों को क्या करता है? पूरा करता है। ठीक है ना। इसी प्रकार राष्ट्रपति के जो कार्यकाल हैं वह भी 2 प्रकार के बताए गए हैं। पहला कार्यकाल बताया है कि राज्यमंडल के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है वो, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द कन्फेडरेशन, की राज्यमंडल के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। राज्यमंडल के राष्ट्रपति के रूप में उसका देखिए क्या कार्य है। 1914 में संघीय प्रशासन संगठन अधिनियम में राष्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट की भांति किसका प्रतीक है? स्विस राष्ट्र का प्रतीक है और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अवसर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। ये विदेशी राजदूतों का स्वागत करता है, उसके परिचय पत्र स्वीकार करता है ना, और स्विस राजमंडल का प्रतिनिधि और अधिवक्ता माना जाता है। संघीय संसद द्वारा जो विधेयक है उस पर हस्ताक्षर करता है, लेकिन ये सब क्या है? एक तरह की औपचारिक मात्र है, उससे कोई ज़्यादा अधिकार प्राप्त नहीं होते। जब अन्य राज्यों के प्रधान स्विट्जरलैंड की राजकीय यात्रा पर आते हैं तो संघीय सरकार के जो 7 सदस्य हैं वह सभी मिलकर उसका स्वागत करते हैं और यह संघीय चालसरी का निर्देशन तथा नियमन करता है। ठीक है ना। इसी तरह संघीय सरकार के सभापति के रूप में भी वो कार्य करता है। सभापति के रूप में देखिए क्या कार्य है कि संघीय सरकार के सभापति के रूप में यह इस संस्था का सभापतित्व करता है और किसी विषय पर अगर बराबर हो गए, है ना, बराबर की स्थिति आ गई तो उसके जैसे वोटिंग हुआ, 50 वोट पड़े, इधर भी 50 और उधर भी 50, तो निर्णायक मत किसका होता है? सभापति का, है ना, उस राष्ट्रपति का, उस अध्यक्ष का निर्णायक मत। तो वही संघीय सरकार के सदस्य के रूप में एक विभाग का, जबकि वो भी होता तो एक विभाग का अध्यक्ष ही है ना, उससे कुछ अलग नहीं होता, और उसे संघीय सरकार के अन्य सदस्यों के विभागीय कार्यों के निरीक्षण का भी अधिकार है, परंतु केवल सुझाव दे सकता है, कोई आदेश नहीं दे सकता। वह सरकार के अन्य सदस्यों को न तो नियुक्त कर सकता है, न ही हटा सकता है ना, न ही उनके विभागों में कोई परिवर्तन कर सकता है। तो इस प्रकार वह किसी भी अर्थ में संघीय सरकार का स्वामी या नेता नहीं है। अत्यंत संकट काल की स्थिति में सरकार की ओर से अध्यक्ष को कभी कभार कुछ कार्य करने का अधिकार दे दिया जाता है, लेकिन फिर भी साधारणतया सरकार में अन्य सदस्यों से बढ़कर अध्यक्ष की कोई अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि यदि सरकार का कोई अध्यक्ष विदेश यात्रा करे तो भी उसकी क्या की जाती है? आलोचना की जाती है। कितना रिच प्रजातंत्र वहाँ हमको देखने को मिलता है ना, नैतिकता के रूप में। हम देखते हैं अगर इस तरह की उसको जब कोई अधिकार ही नहीं है तो फिर राष्ट्रपति पद की स्थिति क्या है ना। राजमंडल का जो राष्ट्रपति, उसकी शक्ति क्या है? 0 है। और अमेरिका के राष्ट्रपति, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, अन्य किसी कार्यपालिका प्रधान की तरह उसकी तुलना करना, हम उनसे उनकी तुलना नहीं कर सकते, करना बेकार ही है, क्योंकि संघीय सरकार के सभी सदस्यों को कैसी स्थिति प्राप्त है? समान स्थिति प्राप्त है। इसलिए स्विस कार्यपालिका को क्या कहा जाता है? बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। बहुल कार्यपालिका के सभी सदस्यों की स्थिति कैसी होती है? समान होती है। और क्योंकि अध्यक्ष पद के कोई विशेष अधिकार नहीं है, इसलिए हेंसबर्ग क्या कहते हैं कि राज्यमंडल का कोई अध्यक्ष ही नहीं होता, है ना, और राज्यमंडल का कोई अध्यक्ष ही नहीं होता है। रेपार्ड तो यहाँ तक कहते हैं कि उसके पद का कोई राष्ट्रीय महत्व नहीं है, उसका न तो कोई विशेष अधिकार है और न ही कोई विशेष प्रभाव है ना। लेकिन फिर भी ये समझना गलत होगा कि स्विस राष्ट्रपति का पद सर्वथा प्रभावहीन है, अनावश्यक है। राष्ट्रपति पद स्विस शासन का सर्वोच्च पद है और उसके द्वारा कुछ ऐसे औपचारिक कार्य किए जाते हैं जिनमें समस्त सदस्य एक साथ नहीं कर सकते। स्विस राष्ट्रपति पद के गौरव पर संदेह नहीं किया जा सकता, क्योंकि सातों के सातों मिलकर जो कार्य नहीं किया करते हैं वह स्विस राष्ट्रपति कर सकता है ना, इसलिए उसके गौरव पर कभी संदेह नहीं किया जा सकता। जैसे ब्रुक्स ने कहा है, जन सेवा के एक लंबे जीवन के पश्चात सर्वोच्च पारितोषिक के रूप में इस पद की कामना की जाती है और इसी कारण वह समस्त स्विस जनता के लिए बहुत ही अधिक सम्मान का पात्र है, उसको हम कम नहीं समझ सकते।